व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। भारतीय इतिहास। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? इसके ऑप्शन है ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। इसका सही उत्तर है ए गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं की कलाकृतियां अंकित हैं, जबकि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। दूसरा प्रश्न, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए ज्ञान द्वारा, बी भक्ति द्वारा, सी योग द्वारा, डी कर्म द्वारा। इसका सही उत्तर है डी कर्म द्वारा। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर्म द्वारा संभव है। मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि द्वारा रचित है। इसमें कर्म कांड तथा ज्ञान कांड पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त और डी लिच्छवी। इसका सही उत्तर है डी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध रचनाओं तथा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बुद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज में 10 गणराज्य थे तथा वज्जी संघ उनमें से एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रंडल में स्थित वज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। इसमें आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण जिले के भाग शामिल थे तथा इनकी सीमाएं नेपाल के तराई तक विस्तृत थीं। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। चौथा प्रश्न, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी और डी फिरोज शाह। इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि, संगीतकार तथा इतिहासकार थे। खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को भारत का तोता कहा था। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासन की महान सफलता कृषि क्षेत्र में थी। उसने नहरों और कुओं को खुदवाकर सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था की। उसने लोका निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की देखरेख करता था। उसने कई नहरों की मरम्मत करवाई और कई नहरें खुदवाईं। प्रश्न 6, जंतर मंतर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी शिवाजी ने और डी महाराजा जय सिंह ने।
इसका सही उत्तर है डी। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थीं। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों की मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। और ऑप्शन डी, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। इसका सही ऑप्शन है सी। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को सर पी.सी. एल्बर्ट, जो वायसरॉय की परिषद के विधि सदस्य थे, विधान परिषद में एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस बिल में भारतीय तथा यूरोपियनों के विधिक मामलों के अधिकार समान कर दिए गए। इससे भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता था। यूरोपियनों ने इसे अपने विशेषाधिकारों का हनन बतलाया और इस बिल का विरोध किया। इस बिल का विरोध इतना व्यापक था कि अंततः इस बिल को वापस लेना पड़ा। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। अगला प्रश्न, वर्ष 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, असम। ऑप्शन बी, केरल। सी, पंजाब। डी, बंगाल। और ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी। वर्ष 1921 ईस्वी में अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल में हुई। इस विद्रोह का मुख्य कारण कृषकों में असंतोष की भावना था, परंतु कालांतर में यह सांप्रदायिक हो गया। विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार के द्वारा सैनिक शासन की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप विद्रोह को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी, रासबिहारी बोस। ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा। और ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला के सहयोग से गदर दल का गठन किया। अन्य देशों में भी इसकी शाखाएं खोली गई थीं। रासबिहारी भी इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ऑप्शन ए, द डकन एसोसिएशन। ऑप्शन बी, द इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन सी, द मद्रास महाजन सभा। और ऑप्शन डी, द पूना सार्वजनिक सभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। द डकन एसोसिएशन ने 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कथन चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण चांद अपने अक्ष पर 23/2 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। या डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन, 7 घंटा, 43 मिनट और 11.37 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में भी इतना ही समय लगता है। यही कारण है कि सदैव चंद्रमा की एक ही सतह दिखाई देती है। अगला प्रश्न, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है ए मंगल, बी बुध, सी नेपच्यून, डी प्लूटो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है। इस ग्रह पर क्रेटर की प्रधानता है तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफी अधिक होता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह लाल गेंद की तरह प्रतीत होता है। यहाँ पर जीवन की काफी संभावना है। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के बीगल 2 एवं नासा के स्पिरिट मिशन द्वारा इस ग्रह का अन्वेषण कार्य जारी है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, नेपच्यून और यूरेनस को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। वर्तमान में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए एल्यूमिनियम, बी क्रोमियम, सी लौह, डी सिलिकॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पृथ्वी की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड होता है जिसमें निकल तथा लौह की प्रधानता होती है। इसे निफे भी कहा जाता है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% तथा कुल प्रणयमान 32% है। यह परत तरल अथवा प्लास्टिक अवस्था में है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण ठोस की तरह आचरण करती है। अगला प्रश्न, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 21 मार्च और 23 सितंबर, डी 21 जून एवं 22 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को यह स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, जबकि दोनों गोलार्धों में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती हैं। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ए चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अगला प्रश्न, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवतः चमकती हैं, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ए उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, बी उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है, सी उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता है, डी उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवतः चमकती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की दशाएं होती हैं। इस स्थिति में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित होता है। अगला प्रश्न, भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? ए, इनमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। बी, इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। सी, इनके ऊपर 90% से अधिक उपजाऊ काली कपास मृदाएं फैली हुई हैं। या डी, इस संदर्भ में ऊपर दिए गए तर्कों में से कोई भी तर्क उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैलों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल संचित भंडार का 96% कोयला गोंडवाना काल का है, जिनसे कुल उत्पादन का लगभग 98% भाग प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय पठार में संचित यह कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए, नल्लामलई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। बी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। या डी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम निम्नवत है। पहला, नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में अवस्थित है। दूसरा, जवादी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के पूर्वी घाट में अवस्थित है। तीसरा, नीलगिरी पहाड़ियां केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित है। चौथा, अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ए, भुवन पहाड़ियां, बी, गारो पहाड़ियां, सी, खासी पहाड़ियां, डी, जयंतिया पहाड़ियां, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। शिलांग मेघालय पठार पूर्वोत्तर भारत में स्थित मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक पठार है। इस पठार की दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें या किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? एक, कैम्बे बेसिन, दूसरा कावेरी बेसिन, तीसरा कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, 1 और 2, बी, केवल 3, सी, 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन एवं कृष्णा गोदावरी बेसिन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। यह एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है जो अवसादी चट्टानी संरचनाओं में मिलती है। भारत में 47 ट्रिलियन क्यूबिक फीट शैल गैस का भंडार स्थित है। गोंडवाना शैलों में शैल गैस का वृहत्तम विस्तार पाया जाता है। शैल गैस बालू एवं चूना पत्थर जैसी चट्टानों से पैदा होती है। बालू एवं चूना पत्थर पर दबाव पड़ने से शैल गैस उत्पन्न होती है, जो कि एक तरल प्राकृतिक गैस की अपेक्षा स्वच्छ और सस्ती होती है। दामोदर बेसिन, बंगाल बेसिन, विंध्य बेसिन भारत में इसके विस्तार क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसके बड़े भंडार होने की संभावनाएं जताई गई हैं। शैल गैस के संबंध में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विश्व के कुल तेल उत्पादन के 12% की क्षमता को पूर्ण कर सकती है। भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न,
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के बाद इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 का संबंध मूल अधिकारों के तहत समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा, जबकि अनुच्छेद 19 का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। शुरुआत में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न, भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, ऑप्शन सी केंद्र को अवशिष्ट शक्ति, ऑप्शन डी वित्त आयोग का गठन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। संघवाद यानी फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोइडूर से हुई है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारियों के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी द प्रियम्बल को संविधान की आत्मा यानी कि द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्र यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। एम.वी. बाइली के शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वोच्च है। यह विचार, आदर्श और अभिव्यक्ति में अनुपम है। यह संविधान की आत्मा है। ये प्रस्तावना भारतीयों के दृढ़ संकल्प की प्रतीक है कि वे एकता प्राप्त कर ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की विजय हो। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। ऑप्शन ए मार्च 2014 में, ऑप्शन बी फरवरी 2014 में, ऑप्शन सी जनवरी 2014 में और ऑप्शन डी अप्रैल 2014 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आंध्र पुनर्गठन बिल मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दो राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। इसका बिल लोकसभा में 18 फरवरी 1914 तथा राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को पास किया गया। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जहां पर संघ की तथा राज्यों की अलग अलग नागरिकता वहां के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत ने एकल नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। भारत में वर्तमान में केवल अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार एक, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार है और ऑप्शन डी कानूनी अधिकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जनता सरकार ने भाग 3 में मूल अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। यह 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया है। अब यह एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति किसी लोक अधिकारी द्वारा बिना विधिक प्राधिकार के या विधि द्वारा इस निमित्त प्रदत्त शक्ति के आधिक्य में ली जाती है, तो अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय से शीघ्र उपचार नहीं मिल सकेगा, क्योंकि अनुच्छेद 300 क के अधीन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। उसे अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में या साधारण वाद द्वारा उपचार की खोज करनी होगी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है। संविधान के इसी भाग में सामाजिक समरसता, देश की अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द में भागीदार बनने और अपनी तटस्थता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रखने का आह्वान किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोक चुनावों में मतदान करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और ऑप्शन डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदेशों का सम्मान करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। लोक चुनावों में मतदान करना संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य नहीं है। हालांकि संविधान अपने हर वयस्क नागरिक को ये अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवार को वोट दे सके, मगर ऐसा करने की कोई बाध्यता संविधान की ओर से नहीं रखी गई है और न ही इसे मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास। पहला प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और इसके ऑप्शन है ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, ऑप्शन बी भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ और ऑप्शन डी कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1984 एवं 1985 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इस दौर में इसे पूरे तरीके से नहीं अपनाया गया। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। इस नीति में आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना है।
उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति भी सुधरी है। औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च तकनीक प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। उदारीकरण का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। वर्तमान में जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। भारत सॉफ्टवेयर सेवा, पर्यटन सेवा, चिकित्सा सेवा इत्यादि के लिए आदर्श स्थल बन चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं? इसके ऑप्शन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन और ऑप्शन डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि तथा राजकोष बिल यानी ट्रेजरी बिल समेत सभी गैर ऋण में सम्मिलित हैं। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, योजना आयोग एक, ऑप्शन ए मंत्रालय है, ऑप्शन बी शासकीय विभाग है, ऑप्शन सी परामर्शदात्री संस्था है, ऑप्शन डी स्वशासित निगम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अतः इसका गठन गैर संवैधानिक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा मार्च 1950 में हुआ था। इसके स्वरूप एवं संगठन में भी सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता भी निर्धारित नहीं है। सरकार की इच्छा से सदस्य नियुक्त होते हैं तथा इसके सदस्यों की संख्या भी सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नोट, ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ऑप्शन ए हैरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी मॉडल, ऑप्शन डी जेएल नेहरू मॉडल और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रथम योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दी गई। प्रथम योजना में लक्षित विकास दर 2.1% के मुकाबले 3.6% की प्राप्ति हुई। प्रथम योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गईं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रथम योजना की ही देन है। अगला प्रश्न, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना, ऑप्शन बी निवेश की दर को तेज करना, ऑप्शन सी रोजगार वृद्धि को तेज करना और ऑप्शन डी ज्यादा तेज धारणीय तथा समावेशी समृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय विधि 2012 से 2017 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा तेज धारणीय तथा समावेशी समृद्धि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए सालाना 10% का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026 और ऑप्शन डी 2024
और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 2024 तक हर घर जल पाइप द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर समन्वित और समग्र रूप से जल संसाधनों और जल आपूर्ति का प्रबंध करेगा। अगला प्रश्न, स्वाधार योजना है ऑप्शन ए अद्वितीय पहचान के लिए, ऑप्शन बी पुरुषों हेतु स्वरोजगार, ऑप्शन सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए और ऑप्शन डी वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्वाधार योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। यह योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेसहारा महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है। अगला प्रश्न, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है ऑप्शन ए कृषि विकास से, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास से, ऑप्शन सी आर्थिक विकास से और ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विजन 2020 फॉर इंडिया एसपी गुप्ता द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है जो भारतवर्ष में 2020 तक गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है ऑप्शन ए गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, ऑप्शन सी व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्यों में गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना आदि सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? ऑप्शन ए बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का राष्ट्रीयकरण और ऑप्शन डी पहली पंचवर्षीय योजना लागू कराना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारत में एक कानून है जो भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित किया गया और यह 16 मार्च 1949 से लागू हुआ और 1 मार्च 1967 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में बदल गया था। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1952 में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम के पारित होने के बाद हुआ था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। आगे चलकर 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। सामान्य विज्ञान, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा किरण, ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कड़ाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। 1808 में जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है
जिसमें धनावेशित प्रोटीन एवं उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दबाव को कम करने के लिए, ऑप्शन बी पानी निकालने के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। रेलवे पटरी के बीच में पत्थर देने से ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होती है। इस कंपन को कम करने तथा पटरियों में जल भराव न हो, जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए जमीन के अंदर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच जल भराव की समस्या नहीं होती। अगला प्रश्न, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व यानी पिच ऑप्शन ए पुरुष की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन बी पुरुष की तुलना में मामूली होती है, ऑप्शन सी पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती है, ऑप्शन डी उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुष की तुलना में अधिक होता है। तारत्व ध्वनि का एक गुण होता है जिसका उपयोग ध्वनि को आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध करने में होता है। अधिक तारत्व होने पर आवृत्ति बढ़ती है। महिलाओं की आवाज तीखी व पतली होती है, इससे उनका तारत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न, अल्कोहलिक खमीरन यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है तथा अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, इसीलिए इसे मादक द्रव्य यानी शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अल्कोहल जौ में पाया जाता है। औद्योगिक विधि में इसे किण्वन यानी फर्मेंटेशन विधि से बनाया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, साबुन इत्र बनाने में तथा विलायक के रूप में किया जाता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में, बर व बिच्छुओं में पाया जाता है। इसका उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में, फलों को संरक्षित करने व रबर के स्कंदन में और चमड़ा व्यवसाय में किया जाता है। अगला प्रश्न, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। शीतलीकरण में सिलिकॉन के ऑक्साइड को व्यवहार में लाया जाता है। अगला प्रश्न, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों के संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों के प्रभासी आसवन में, ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभासी आसवन में किया जाता है। प्रभासी आसवन के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल में से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। अगला प्रश्न, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाते हैं
तथा जिन्हें छानकर अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी लंगूर और ऑप्शन डी ओरंगुटान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लंगूर। कपी वर्ग, इसमें गैर मानव वर्ग के कपी शामिल किए जाते हैं। इस सूची में चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान तथा गिबन शामिल है। लंगूर को वानर वर्ग में शामिल किया जाता है, इसलिए वह कपी नहीं है। बंदर तथा मनुष्य इस सूची में नहीं रखे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन ए स्याही को सोखना, ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना और ऑप्शन डी पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्याही के सोखने का कारण कोशिकत्व है। इसी तरह भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना भी कोशिकत्व पर आधारित है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना एवं पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना कोशिकत्व पर आधारित है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना कोशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन के कारण भी होता है। इसमें पौधे पादप शरीर में उपयोग होने के बाद शेष अधिकांश जल को वाष्पित कर देते हैं। अगला प्रश्न, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए Hg के mm में, ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन सी भाग प्रति मिलियन में और ऑप्शन डी ग्राम प्रति लीटर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। इसे मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर यानी डेसीलीटर में मापा जाता है। सामान्यतः ग्लूकोज स्तर 80 to 100 mg पर डेसीलीटर होता है। इंसुलिन द्वारा रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियास के भाग लैंगरहांस की द्वीपिकाओं द्वारा सावृत एक प्रकार का हार्मोन है। भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है।